बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा निर्मित एवं संचालित इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 में हिंदी विषय में वह चिड़िया जो, भाग 1 कक्षा 7 में गणित विषय में पूर्णांक, परिचय कक्षा 8 में गणित विषय में परिमेय संख्याएं, परिचय। आइए शुरू करते हैं। आइए चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की तरफ। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पहला पाठ वह चिड़िया जो पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का शीर्षक पढ़ने के बाद में आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि कवि ने चिड़िया के ऊपर कविता लिखी है, तो क्या इसमें चिड़िया की विशेषताएं बतलाई है या चिड़िया के माध्यम से हमें वो कुछ और संदेश देना चाहते हैं। यह तो जब हम कविता पढ़ेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा। इससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात और बताती हूँ कि कवि को वह चिड़िया जो कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। वहाँ एक केन नदी बहती है। कवि एक बार केन नदी को देखने के लिए जाते हैं। उन्हें वहां पर वह चिड़िया जो वाली एक चिड़िया नजर आती है। वह उस चिड़िया से बहुत प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के बाद में उन्हें लगता है कि मुझे इस चिड़िया पर कुछ लिखना चाहिए और कुछ लिखकर इस चिड़िया के माध्यम से आप लोगों को कोई संदेश देना चाहिए। इसलिए कवि ने यह कविता लिखी और अब आपके सामने प्रस्तुत है यह कवि की कविता वह चिड़िया जो। देखते हैं कवि ने क्या बताया है इसमें। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कह रहे हैं वह चिड़िया जो, कौन सी चिड़िया? कवि की चिड़िया जो क्या कर रही है? चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। जुंडी क्या होती है? जौ और बाजरे की बालियां, और जिसमें कैसे दाने हैं? दूध से भरे। दूध से भरे दाने कब होते हैं जौ और बाजरे में? जब फसल पकने वाली होती है, उससे पहले का समय होता है, जब जौ और बाजरे की बालियों में दूध भरे दाने होते हैं। उन्हें चिड़िया चोंच मारकर रुचि से यानी बहुत ही खुशी से, रस से यानी बहुत ही प्रसन्न भाव से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है? छोटी है। और कवि ने चिड़िया की एक विशेषता और बतलाई है कि वह चिड़िया कैसी है? संतोषी। संतोषी क्यों है? क्योंकि वह जंगल में रहती है और जंगल में उसे आप लोगों की तरह पकवान तो मिलते नहीं है। उसे वहां जो भी मिलता है उसे वह खा लेती है और खाकर बड़े प्रसन्न भाव से रहती है, और जो मिलता है उसे बहुत ही रुचि से और प्रसन्नता से खा लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और मेरे पंख कैसे हैं? नीले पंख। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और उस चिड़िया को अन्न खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जंगल में उसको जुंडी के दाने ही मिलते हैं और वह जुंडी के दाने खाकर भी बहुत खुश रहती है। इस पैराग्राफ में हम कवि की चिड़िया की विशेषता देखें तो क्या पाएंगे? कवि ने हमें चिड़िया की एक विशेषता संतोषी चिड़िया बताई है। जिस तरह से वो चिड़िया जंगल में जो मिलता है उसको खाकर खुश रहती है, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। देखते हैं आगे।
वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। देखिए कवि अपनी चिड़िया की क्या विशेषता बतला रहे हैं। और वह चिड़िया जो क्या करती है, कंठ खोलकर, कंठ खोलना यानी अपना गला खोलकर, बूढ़े बन बाबा की खातिर। आप देखिए यहाँ पर बन है, उसको कवि ने कैसा बताया है, बूढ़ा भी बोला है, बाबा भी बोला है। उनकी खातिर वह चिड़िया क्या करती है, रस उंडेल कर यानी मधुर भाव से गा लेती है। देखिए एक बात, बूढ़े बन बाबा, कवि ने यहाँ बन को बूढ़ा और बाबा क्यों कहा है, क्योंकि चिड़िया यह सोचती है वह तो अभी अभी इस दुनिया में आई है, लेकिन बन तो सदियों से ही विद्यमान रहे हैं, तो उसे ऐसा लगता है जो बन है उसके लिए वो बाबा के समान है और बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। उनके लिए वह क्या करती है, कंठ खोलकर, कंठ खोलकर यानी पूरा गला खोलकर बिना किसी संकोच के बहुत ही प्रसन्न भाव से रस उंडेलकर यानी बहुत ही मधुर आवाज में गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है, छोटी है और मुंह बोली। कवि ने देखो चिड़िया को मुंह बोली क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ बन को बाबा बताया है। बाबा के लिए तो सारे बच्चे मुंह बोले होते हैं, सारे बच्चे लाडले होते हैं, इसलिए चिड़िया बाबा से लाड लड़ाती है, उनके लिए वह मुंह बोली है। वह मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, और उस चिड़िया के पंख कैसे हैं, नीले हैं। मुझे विजन से बहुत प्यार है, उस चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी होता है निर्जन या एकांत जगह जहां मनुष्य ना आते हों, उस चिड़िया को वहां रहना भी बहुत अच्छा लगता है, यानी वो अकेले भी रह सकती है और वह इतनी संवेदनशील है कि अपने बूढ़े बन बाबा की खातिर अकेले जंगल में रहकर मधुर आवाज में गा लेती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए कवि अपनी चिड़िया की क्या विशेषता बतला रहा है। वह चिड़िया जो क्या करती है, चोंच मारकर चढ़ी नदी यानी उफनती हुई नदी का दिल टटोलकर यानी उसके बीचों बीच जाकर जल का मोती यानी पानी की बूंद ले जाती है। चिड़िया जंगल में रहती है और उसे प्यास लगती है, वहां हम लोग परिंदे तो लगाने जाते नहीं है, तो चिड़िया को प्यास लगती है तो वह क्या करती है, वह अपनी जान जोखिम में डालकर जो बहती हुई उफनती हुई नदी है जो कि बहुत तेज बह रही है, उसका दिल टटोलकर यानी उसके बीचों बीच जाकर और अपनी चोंच से जल का मोती यानी पानी की बूंद ले जाती है। वह चिड़िया कैसी है, छोटी सी और गर्वीली चिड़िया, गर्वीली यानी गर्व करने लायक क्यों है, क्योंकि जब उसे प्यास लगती है तो वह अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपना काम स्वयं करना पसंद करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वह चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली, मुझे नदी से बहुत प्यार है। उस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, यानी बहती हुई नदी में जाकर पानी पीना उसे बहुत अच्छा लगता है। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की चिड़िया को आप अच्छे से पहचान चुके हैं कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की जो चिड़िया है वो नीले पंखों वाली है, छोटी है, साथ ही उन्होंने चिड़िया की कुछ विशेषताएं भी हमें विशेष रूप से बतलाई है, जैसे कि वह संतोषी है, संवेदनशील है और अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपना पूरा कार्य करने वाली है। तो इस कविता के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने हमें कुछ संदेश भी दिया है, देखते हैं क्या है। कविता में कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है, यानी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी को ऐसा लगता है कि जो गुण चिड़िया में है वह सभी मनुष्य में भी विद्यमान है, और उन गुणों के लिए क्या कहा है उन्होंने, चिड़िया की तरह मनुष्य को भी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। यानी वह चिड़िया जब जंगल में रहती है, अकेले रहती है, तब भी बहुत खुश रहती है और उसको खाने के लिए जो भी मिल जाता है उसमें खाकर संतोष कर लेती है। ऐसे ही हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए
तथा कठिन परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला करना चाहिए। चिड़िया को जब प्यास लगती है तो वह अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती हुई नदी का जल पीने के लिए जाती है। उसके लिए यह बहुत कठिन परिस्थिति है। ऐसे ही मनुष्य को कठिन परिस्थितियों का ध्यान रखकर भी कभी हारना नहीं चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने कवि की नीली चिड़िया से बहुत कुछ सीखा होगा। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 7 में गणित विषय में पूर्णांक परिचय। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित, जिसकी पहली प्रश्नावली है पूर्णांक। पूर्णांक प्रश्नावली पढ़ने से पूर्व आइए संख्या पद्धति का पुनरावलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य और मिला दिया जाए तो ये समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। देखिए, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं ये प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं, और इसमें 0 और शामिल कर दिया तो ये समूह क्या बन गया? ये समूह बन गया पूर्ण संख्याओं का समूह। बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ संख्याएं छूट रही है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। जी हाँ, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो अभी छूट गई है। यदि ऋणात्मक संख्याओं के समूह को भी पूर्ण संख्याओं के समूह में शामिल कर दिया जाए, ध्यान दें बच्चों, यदि ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याओं के समूह में मिला दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? देखिए, पूर्णांक संख्या कहेंगे। समस्त ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी शामिल हो तो ऐसे संख्याओं के समूह को अपन क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में समस्त धनात्मक, 0 और समस्त ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। बच्चों, पूर्णांक संख्याओं को अपन संख्या रेखा की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, संख्या रेखा के मध्य में शून्य स्थित होता है, ठीक है। इसके दाईं ओर सारे धनात्मक पूर्णांक और बाईं ओर के जितने भी पूर्णांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। एक बात और बच्चों, जैसे जैसे संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ते जाएंगे, मान है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अपन बाईं ओर बढ़ते हैं, बाईं तरफ बढ़ते हैं, मान है वो कम होता जाएगा। बच्चों, संख्या रेखा की मदद से हम आरोही, अवरोही व पैटर्न संबंधी प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं। आइए प्रयास करें। देखिए, ये कुछ संख्याएं हैं, इनको संख्या रेखा की मदद से आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है। उससे पूर्व बच्चों हम समझें कि आरोही व अवरोही क्रम होता क्या है। सबसे पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले अपन सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या। आइए सबसे पहले इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। 7 की पोजीशन इस जगह है, ठीक है। 5 धनात्मक है, -4 बाईं ओर होगा, ऋणात्मक मान है वो बाईं तरफ, 0 मध्य में और प्लस के 4, ठीक है बच्चों। इन संख्याओं को मैंने संख्या रेखा पर अंकित कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले आरोही क्रम में अपन ने क्या पढ़ा है कि संख्या रेखा पर जो संख्या ठीक बाईं ओर होती है वो सबसे छोटी और जो ठीक दाईं ओर होती है वो सबसे बड़ी। तो अपने ये 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं, सबसे दाईं ओर 7 है और सबसे बाईं ओर -4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 5 संख्याओं में -4 सबसे छोटी है और 7 सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए, इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे बच्चों। सबसे छोटी संख्या -4, इसके बाद में 0, ठीक है। दाईं ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा। 0 के बाद में 4, इसके बाद में 5 और 5 के बाद में 7, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। अब अवरोही क्रम में आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है यहाँ 7, ठीक है। अब
घटते हुए क्रम में यानी बाईं तरफ चलेंगे। 7 के बाद में 5, फिर 4, 0 और अंत में -4। ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या। अगला उदाहरण, संख्या रेखा की सहायता से पैटर्न ज्ञात करना। बच्चों, जब पैटर्न संबंधी प्रश्न हल करते हैं तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला कि पैटर्न की जो संख्याएं हैं घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा कि पैटर्न की संख्याओं में अंतर कितना है। इन दो बातों का पता लगाकर आप पैटर्न संबंधी प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं। आइए प्रयास करें। पैटर्न में संख्याएं 7, 3, -1 और -5। सर्वप्रथम हम इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। देखिए 7 की पोजीशन यहां, इसके बाद में 3, -1, -5। ठीक है, पहले तो ये पता लगाएं कि पैटर्न में जो संख्याएं हैं वो घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में। जैसा कि अपन ने पूर्व में बात करी है, अपन किस तरफ बढ़ रहे हैं, बाईं तरफ, 7 से 3 पे, 3 से -1 पे। ठीक है, -1 से -5, यानी अपन बाईं तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, जब संख्या रेखा पर बाईं तरफ बढ़ते हैं तो मान है वो कम होता जाता है। ठीक है, आप देखिए 1, 2, 3, 4, 4 का अंतर है। 1, 2, 3, 4, 4, 4 का अंतर है। यहां भी 4 का अंतर है। चूंकि घटते हुए क्रम में है इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि -4, 4 का अंतर है इनमें। ठीक है, -5 तक हो गए तो अब आगे के पदों को अपन आसानी से बता सकते हैं। इनमें -4 जोड़ते जाएं, -4 जोड़ते जाएं। तो आप देखिए -5 के बाद यहाँ आएगा -9, फिर -13। इस प्रकार आप इस पद को पूरा कर सकते हैं। -9, -13, -17 और आगे पूछे तो -21। ठीक है, अगला प्रश्न, पैटर्न में जो संख्या है -2, -4, -6 और -8, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। देखिए अब -2, -4, -6 और -8। ठीक है, तो पहले पता ये लगाएं कि घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए अब -2 से -4, -4 से -6, -8 किस तरफ बढ़ रहे हैं, बाईं ओर बढ़ रहे हैं, बाईं ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मान है वो कम हो रहा है, घटते हुए क्रम में है। अच्छा, अंतर कितना है, देखिए 1, 2, 1, 2, 2, 2 का अंतर है। ठीक है, यहां भी 2 का अंतर है, घटते हुए क्रम में इसलिए -2, 2 का अंतर है। ठीक है, तो आगे के पदों को बताने के लिए आप आगे बढ़े। -8 के बाद -10, -12, इस प्रकार। तो -10, -12, -14 आगे के पद होंगे ये। ठीक है बच्चों, इनमें कॉमा भी लगाते रहें। अगला उदाहरण देखिए, संख्या रेखा पर पहले इन संख्याओं को प्रदर्शित करें। -11, अब देखिए इस जगह -11, -8, -5, -2। यहां आप ध्यान दीजिए किस रूप में है ये, पूर्व के प्रश्नों का उल्टा है। इसमें देखिए -11 से कहां आ रहे हैं, -8 पे, -8 से -5 पे किस तरफ बढ़ रहे हैं, दाईं ओर बढ़ रहे हैं, दाईं ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मान बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, -5 के बाद में -2। तो पहले ये पता लगाएं इनमें अंतर कितना है, 1, 2, 3, 3, 3 का अंतर है, प्लस 3, 3 का अंतर है। देखिए 1, 2, 3, आगे भी अब 3, 3 स्थान आगे बढ़ेंगे, 1, 2, 3 इस जगह आ जाएंगे। तो अगला पद क्या होगा, 1, फिर इससे आगे 3, 4। तो आप क्या करें कि +3 जोड़ते रहें और आगे के पदों का पता लगा सकते हैं। देखिए -2 के बाद अगला पद है वो 1, 1 के बाद अगला पद 4 और इससे अगला पद क्या हो जाएगा, 7। ठीक है बच्चों, पूर्णांकों के गुणनफल में चिन्हों का विशिष्ट उपयोग होता है। आइए चिन्हों के गुणनफल को समझते हैं जिससे कि आगे की गणना में ये काम दें और त्रुटि न हो। चिन्हों का गुणनफल आप सदैव ध्यान रखें, प्लस और माइनस इन चिन्हों को जब अपन गुणा करते हैं तो इस प्रकार यदि दो समान चिन्ह है,
चाहे वो माइनस के माइनस है या प्लस प्लस है, तो उनका गुणनफल है वो हमेशा प्लस में आएगा। देखिए माइनस माइनस इनका गुणनफल हमेशा प्लस में, इसी प्रकार प्लस प्लस है ना, ये इनका गुणनफल भी हमेशा प्लस में आता है। लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस हो या एक माइनस एक प्लस हो, ऐसी स्थिति में हमेशा गुणनफल है वो ऋणात्मक रूप में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए अब माइनस और प्लस का गुणनफल माइनस में, प्लस और माइनस का गुणनफल माइनस में, यानी जहां दो समान चिन्ह होंगे, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, वो गुणा होंगे तो प्लस आएगा। लेकिन दो में से एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, तो गुणनफल है वो ऋणात्मक होगा। देखिए अगला उदाहरण, निम्नलिखित कथन सही है या गलत? जो कथन गलत है उनको सही कीजिए। बच्चों जब भी सही व गलत कथन संबंधी प्रश्न हल करते हैं तो आप कथन की भाषा को सावधानी से पढ़ें। एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक, अन्यथा आप उसको दूसरी बार पढ़ें। समझने के उपरांत कथन के अनुसार आप छोटी छोटी संख्याओं के उदाहरण लेकर आप उससे निष्कर्ष निकालें। अगर वह निष्कर्ष गणितीय दृष्टि से सही है तो आपका कथन सही है, अन्यथा कथन है वो गलत है। आइए प्रयास करें। पहला कथन है, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो यहां हम क्या करें, दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। छोटी संख्याएं लीजिए आप, जैसे 2 और 4, ठीक है, इनको जोड़ना है ना, कि धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है। दो धनात्मक पूर्णांक, तो मैंने देखी दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए, इनको जोड़ने पर 2 और 4 को जोड़ने पर 6 भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे कि ये कंफर्म हो जाए। देखिए 5, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 12। 5 और 12 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इनको जोड़ने पे क्या है, 12 और 5 17। 17 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये कथन सही है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ये कथन सही है। अगला कथन, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांकों को, तो इस स्थिति में क्या करना है कि हमें दो ऋणात्मक पूर्णांक लेने बच्चों, -3 -4, ठीक है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये प्लस का चिन्ह, ठीक है, हल करते हैं इसे। -3 है जैसे कि जैसे प्लस माइनस माइनस के 4, समान चिन्ह की संख्याएं हमेशा जुड़ती है। माइनस माइनस की संख्याएं भी जुड़ेगी, प्लस प्लस की संख्याएं भी जुड़ेगी। तो यहां देखिए आप -3 -4 है, रिजल्ट क्या आएगा, -7। तो आपने दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा, जोड़ने पर रिजल्ट क्या आया, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। एक उदाहरण और लेते हैं, माइनस के 15 माइनस के 7, इनको क्या करना है, जोड़ना है। ये बीच में प्लस का चिन्ह, माइनस का 15 प्लस माइनस -7, -15 -7 दोनों समान चिन्ह की संख्याएं हैं, ऋणात्मक चिन्ह की संख्याएं हैं, तो ये जुड़ेगी। 15 7 22 और माइनस का साइन, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा है, अपन ने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, जोड़ने पर रिजल्ट क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक आया है। जबकि प्रश्न में क्या कहा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जबकि क्या प्राप्त क्या हुआ है, हमें हर स्थिति में ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। बच्चों गलत कथन को हमें सही भी करना है, तो सही कथन क्या होगा, देखिए सही कथन ये होगा कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़े जाते हैं तो हम एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त करते हैं। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो सदा हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। देखिए अगला कथन, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है। बच्चों जैसा कथन में कहा जाए उसके अनुसार आप संख्याएं, आप उदाहरण लीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो देखिए 2, ये तो हो गया धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक -3, ठीक है। इनको जोड़ना है, यानी क्या करना है अपने को, प्लस का चिन्ह,
क्योंकि यही तो कहे को जोड़ा जाता है, तो जोड़ का मतलब प्लस का चिन्ह लगाना है। अब इसे सरल करें, 2 है जैसे प्लस माइनस माइनस, माइनस के 3, 2 माइनस 3 रिजल्ट -1। एक उदाहरण और लेते हैं अपन। धनात्मक पूर्णांक 5, ऋणात्मक पूर्णांक -2। ठीक है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर क्या स्थिति आती है, देखिए अब 5 है जैसे कि जैसे, प्लस माइनस माइनस, चिन्हों के गुणनफल में हमने पढ़ा है ना कि 1 + 1 माइनस हो तो गुणनफल हमेशा माइनस में आता है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस के 2, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, देखिए जब हमने एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा, दोनों स्थिति में है कि नहीं, तो एक स्थिति में तो हमें क्या मिला है, ऋणात्मक पूर्णांक मिला है, दूसरी स्थिति में हमें क्या मिला है, धनात्मक पूर्णांक मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये कथन सही नहीं है। जबकि कथन में क्या दिखा है कि हमेशा, कथन की भाषा को बच्चों सावधानी से पढ़ें, कि जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जबकि हमने उदाहरण लेके देखे कि कई स्थिति में तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, जबकि दूसरी स्थिति में धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है। बच्चों, गलत कथन को सही भी करना है तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए सही कथन क्या होगा कि जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम उनका अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और बड़े पूर्णांक का चिन्ह उस अंतर के पहले रख दिया जाता है। और बड़े पूर्णांक का निर्णय किस प्रकार किया जाता है, बड़े पूर्णांक का निर्णय दोनों पूर्णांकों के चिन्हों की अवहेलना करते हुए लिया जाता है। जब बड़े पूर्णांक का निर्णय लेवें तो चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। अगला कथन, पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है एवं पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। बच्चों, ये कथन सही है या गलत, इसका पता लगाने से पूर्व आप समझें कि योज्य प्रतिलोम क्या है। बच्चों, हमने पढ़ा है कि किसी संख्या और उस संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर हमेशा योगफल क्या मिलता है, 0 होता है। देखिए जैसे 6 कोई संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि योगफल, योज्य प्रतिलोम और संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल है वो 0 आएगा। तो दिमाग लगाएं कि क्या आएगा योज्य प्रतिलोम, -6। इसी प्रकार आप देखें -6 में क्या जोड़ें कि योगफल 0 आ जाए, तो -6 में 6 जोड़ेंगे तब योगफल 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का योज्य प्रतिलोम -6 है और -6 का योज्य प्रतिलोम +6 है। एक और बात बच्चों, योज्य प्रतिलोम का पता लगाने के लिए किसी भी पूर्णांक को जब आप -1 से गुणा करते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम मिलता है। देखिए अब जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या करें, 8 को किससे गुणा कर दें, -1 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 × 1 यानी 8 -1। तो 8 का योज्य प्रतिलोम -8 और -8 का योज्य प्रतिलोम -8 को क्या करें आप, हमने यही तो पढ़ा है, किसी भी पूर्णांक का, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करें आप, उसको -1 से गुणा करें, गुणा -1। देखिए पहले तो संख्याओं का गुणा, 8 और 1 का गुणनफल 8, माइनस माइनस प्लस, चिन्हों के गुणनफल में पढ़ा है समान चिन्ह, चाहे माइनस माइनस के प्लस प्लस के गुणा होने पे प्लस आता है, +8। तो -8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, +8। ठीक है, और +8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -8। इसका मतलब ये कथन कैसा है, सही कथन है। अगला कथन, व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसका योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। बच्चों, व्यवकलन यानी घटाने की क्रिया में जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। एक सरल व्यवकलन के उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं।
देखिए 5 में से 3 घटाने हैं तो अपन ऐसे ही तो लिखते हैं, 5 में से 3 घटाने हैं तो ये घटाने का चिन्ह। रिजल्ट क्या आया 2। आपको भी पता है कि 5 में से जब 3 घटाते हैं रिजल्ट 2 आता है। अब इस कथन की भाषानुसार काम करें और फिर भी मान 2 ही आता है तो अपन क्या करेंगे कि ये कथन सही है। देखिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है, जैसे 5 में से कौन सा पूर्णांक घटाया अपन ने 3, उसके योज्य प्रतिलोम को, तो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ -3। दूसरे पूर्णांक यानी यही तो है जिसमें से घटाया 5 में जोड़ देते हैं कि घटाने की क्रिया में क्या करते हैं कि जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसका योज्य प्रतिलोम यानी 3 का योज्य प्रतिलोम -3 और उसको जिसमें से घटाया जाएगा उसमें जोड़ दें। जोड़ने पे क्या रिजल्ट आएगा 5 है, जैसे कि जैसे प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 2। तो आप देख रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब घटाने की क्रिया में भी यही होता है क्या कि जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। तो ये कथन सत्य है, सही है। अगला कथन -10 + 3। एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, -10 + 3। आप देखिए 10 और 3 का अंतर 7, बड़े पूर्णांक है ना, 10 का चिन्ह है माइनस का, इसलिए रिजल्ट है वो -7। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में से 10 में से 3 गए 7, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो बराबर है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में -7 है, राइट हैंड साइड में प्लस के 7 है, जबकि अपने को कहा है कि ये बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। गलत कथन को सही करने के लिए ये दोनों साइड कब बराबर हो सकती है बच्चों, जैसे अपने लेफ्ट हैंड साइड है -10 + 3, यही तो है, इसका मान कितना है था -7। अब अपने जो राइट हैंड साइड है इसका मान भी -7 आना चाहिए। तो वो कब आ सकता है, जब अपन क्या करें कि 10 को तो लिखें -10 और -3 को क्या लिखें +3, तब ये दोनों साइड है वो बराबर हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना, तब ये कथन सही होगा, ठीक है। तो अपने को इन दोनों को सही करना हो, बराबर करना हो तो क्या लिखेंगे कि -10 + 3 और -10 + 3, तब ये बराबर होंगे, दोनों साइड इसकी बराबर होगी। देखिए अगला कथन, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 8 प्लस माइनस माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 4, प्लस प्लस की संख्याओं को साथ लिखने पर 8 + 4 -7, 8 और 4 12, 12 में से 7 गए 5। लेफ्ट हैंड साइड का मान है 5। अब राइट हैंड साइड में है आपका 8 + 7 -4। 8 और 7 को जोड़ने पर दोनों धनात्मक है, 15 -4, 15 में से 4 गए 11। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान 5 है, राइट हैंड साइड का मान 11 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। अब इस कथन को सही बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें कुछ चिन्ह में फेरबदल करें जिससे कि दोनों पक्षों का मान समान आए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को तो है जैसे कि जैसे रखें, यानी इसका मान क्या है 5 है, तो राइट हैंड साइड का भी मान 5 आना चाहिए। तो अपन राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस कर सकते हैं, देखिए ये है अपनी राइट हैंड साइड, ठीक है। 8 + 7 -4, तो अगर मैं 8 के साथ 4 और जोड़ दूं तो ये 12 हो जाएंगे। 12 में से 7 घटाने पर इसका मान हो जाएगा 5। तो इसका मतलब चिन्ह में क्या बदलना है अपने को, राइट हैंड साइड क्या होगी कि 8 -7 + 4, तब ये दोनों पक्ष है वो बराबर होंगे। किस प्रकार लिखेंगे इनको कि 8 ब्रैकेट में माइनस के साथ माइनस माइनस के 4, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है जैसे कि जैसे, और बराबर में क्या लिखें
8 प्लस 7 की जगह माइनस के 7 और माइनस 4 की जगह प्लस के 4। तो इस प्रकार ये दोनों जो पक्ष है बराबर होंगे और ये कथन सत्य होगा। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 8 में गणित विषय में परिमेय संख्याएं, परिचय। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 8 की गणित, जिसमें कि कुल 16 अध्याय हैं। और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं शुरू करने से पहले हम संख्याओं से संबंधित आपके पूर्व ज्ञान का दोहरान कर लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? काउंटिंग नंबर्स। यदि कहा जाए ये इन अंगुलियों को काउंट करिए, तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक ये कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। अब आती हैं पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब आती हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 सम्मिलित कर दिए जाएं तो वो बन जाती हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या क्या है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये कहलाते हैं पूर्णांक। अब आती हैं परिमेय संख्याएं, जो कि हमारा अध्याय है। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सके वे कहलाते हैं पूर्णांक। जैसे उदाहरण, 2/3, 5/6, 7/8, ये सभी भिन्न के रूप में प्रदर्शित हैं, तो ये कहलाते हैं परिमेय संख्याएं। अब p और q क्या होंगे? p और q होंगे पूर्णांक। अभी हमने देखा पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, तो -2/3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। -5/7 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, क्या 7 एक परिमेय संख्या है? 7 जिसके भिन्न में कुछ भी नहीं है, तो क्या 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं? मतलब 7 को 1 से भाग लगाने पे पुनः हमें क्या प्राप्त होगा? 7 ही प्राप्त हो जाएगा। तो 7 को लिखा जा सकता है 7/1, भिन्न के रूप में प्रदर्शित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 7 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0, 0 को लिख सकते हैं 0/1। 0 को लिखा जा सकता है 0/1, भिन्न के रूप में प्रदर्शित हो गया। अतः 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या 1/0 परिमेय संख्या है? क्या 1/0 परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। किसी भी संख्या के हर में 0 आते ही वह बन जाती है अनंत, जो कि परिभाषित नहीं है। अतः ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या के परिभाषा में आपको ये मेंशन करना आवश्यक है, ये शर्त आवश्यक है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा, हर कभी भी 0 नहीं होगा। और P और Q क्या है यहाँ पर? पूर्णांक, जो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक परिमेय संख्या क्या होती हैं? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म है यहाँ पर संवृत। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि संवृत गुणधर्म होता क्या है। तो प्रत्येक गुणधर्म को हम 4 संक्रियाओं के अंतर्गत देखेंगे: योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग, व्यवकलन, गुणा और भाग के लिए संवृत होगा यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए ये संक्रियाएं करने पर पुनः एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाए। जैसे
a प्लस बी करने पे c प्राप्त हुआ। यदि c भी एक परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। a माइनस बी करने पे c प्राप्त हुआ। यदि c भी एक परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। तीसरा, गुणा। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पे परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है तो हम कहेंगे ये गुणा के अंतर्गत समवृद्ध है। चौथा, विभाजन। यदि दो संख्याओं को एक दूसरे से विभाजित करने पर तीसरी संख्या भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं विभाजन के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। अब इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। पहला है योग। योग को उदाहरण से समझते हैं। मान लिया दो परिमेय संख्याएं a प्लस b और प्राप्त हो रहा है c। माना a की जगह 2/3 और b की जगह परिमेय संख्या कोई भी मान सकते हैं 1/6। इन दोनों को जोड़ना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का लसप लघुत्तम लिया, आया 6। 6 में 3 का भाग लगाया, उत्तर प्राप्त हुआ 2। 2 को 2 से गुणा करने पे 4 प्लस 6 को 6 से भाग लगाने पे प्राप्त हुआ 1। 1 गुणा 1 प्राप्त हुआ 1। 4 प्लस 1 5/6। क्या प्राप्त हुआ? 5/6। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। अतः क्या कह सकते हैं? योग के लिए परिमेय संख्याएं समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। दूसरा है व्यवकलन। क्या व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याएं समवृद्ध हैं? इसे भी हम समझेंगे उदाहरण से। a माइनस बी इज इक्वल्स टू c। a की जगह ले लिया 2/5 और b की जगह लिया 1/10। दो परिमेय संख्याएं ली और उनका व्यवकलन मतलब घटाना है। 5 और 10 का एलसीएम लिया, आया 10। 10 में 5 का भाग लगाया, आया 2। 2 गुणा 2 प्राप्त हुआ 4। माइनस 10/10 1। 1 गुणा 1 1। 4 में से 1 गया, बचा 3। प्राप्त हुआ 3/10। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो क्या निष्कर्ष निकला? व्यवकलन के लिए भी परिमेय संख्याएं समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। तीसरी संक्रिया है गुणा। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण a इंटू बी इज इक्वल्स टू c। a की जगह ले लिया 1/7 और b की जगह ले लिया 2/3। इनका गुणा करना है तो कैसे करेंगे? अंश का गुणा अंश में करिए। अंश में क्या 1 और यहाँ 2। 1 गुणा 2 2 और हर में है 7 और 3। 7 गुणा 3 7 या 21। प्राप्त हुआ 2/21 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला? गुणा के लिए भी परिमेय संख्याएं समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। चौथी संक्रिया है विभाजन। उसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू c। कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए। मान लिया 2/5 डिवाइडेड बाय 1/10। हल करिए। 2/5 भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने पर क्या होता है? पीछे वाला भिन्न व्युत्क्रम हो जाता है। 1/10 है तो वो किस में बदल जाएगा? 10/1 में। 10/1 पीछे वाले भिन्न व्युत्क्रम हो जाएगा। अब देखिए कोई कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए अंश का गुणा अंश में 2 गुणा 2 आया 4। 1 गुणा 1 1। तो प्राप्त हुआ 4/1 जो कि क्या है?
एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। पर यहाँ हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, वो क्यों लेंगे आपको बताते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, 2/5 डिवाइडेड बाय 0। अभी हमने पढ़ा था 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। अब अपन को 2/5 में भाग लगाना है 0 का, तो देखिए क्या होगा, 2/5 भाग का चिन्ह गुणा में बदलना है, तो पीछे वाला जो भिन्न है वो व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। 0/1 किस में बदल जाएगा, 1/0 में। अंश का गुणा अंश में करिए, 2 × 1 2, 5 × 0 0। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। और अभी हमने बताया किसी भी संख्या के हर में शून्य आते ही वह क्या बन जाती है, अनंत, जो कि परिभाषित नहीं है और जो परिमेय संख्या भी नहीं है। और एक भी विरोधाभास आते ही यह कथन असत्य हो जाता है, मतलब विभाजन के लिए परिमेय संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? एक बार फटाफट से इस क्लास में क्या पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। इस क्लास में हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और शुरू किया है हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें पहला गुणधर्म देखा है हमने संवृत, और संवृत को देखा है हमने 4 संक्रियाओं के अंतर्गत योग, व्यवकलन, गुणा और विभाजन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दूसरे गुणधर्मों के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में हिंदी विषय में वह चिड़िया जो भाग 1, कक्षा 7 में गणित विषय में पूर्णांक परिचय, कक्षा 8 में गणित विषय में परिमेय संख्याएं परिचय। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन, ये कहाँ से आता है, भाग 1, कक्षा 7 में गणित विषय में पूर्णांक परिचय, प्रश्नावली 1.1, प्रश्न संख्या 1 से 6, कक्षा 8 में हिंदी विषय में ध्वनि कविता। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन और मिशन ज्ञान, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टारलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या आपको किसी भी तरह की शंका है तो हमें ईमेल एड्रेस और ऑफिस के एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और ऑफिस का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।